हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, आज का ये वीडियो जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें आज हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम शुरुआत करते हैं। बात करेंगे प्रैक्टिस सेट का, जो कि यूपी एग्जाम्स वाले बुक का है। तो इसके पहले का वीडियो हो चुका है। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो हिंदी से लेंगे। दिया गया है, अंबिका शब्द का सही पर्यायवाची समूह कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथ साथ आप कमेंट करके बताते चलिए कि आपके कितने जो है क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या किस क्वेश्चन के कौन सा आंसर है। ठीक है, पहले का क्या आंसर होगा? अंबिका शब्द। अंबिका शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है जननी, या फिर माँ कह सकते हैं। ठीक है, माँ। तो माँ जो शब्द है, इसके पर्यायवाची अगर देखा जाए तो माँ, माता, अम्बा, धात्री, माई, जननी, ये सभी एक दूसरे का पर्यायवाची है, मतलब अंबिका का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आंसर कहाँ सही है? आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम के भेद देखिए, कुल 6 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, इसके अलावा प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं। इसमें गुणवाचक ये सर्वनाम के भेद नहीं होते। गुणवाचक जो होता है ये विशेषण में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करा जाता है? ठीक है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अगर विरोध का भाव प्रकट करना है तो वहाँ पे हमें अर्ध विराम जो ये इस तरीके से होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं यूपी राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो ये निकाला गया है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपका जो लेटेस्ट सिलेबस चेंज किया गया है लेखपाल में। ठीक है, तो उसी के अनुसार ये बुक बनाई गई। ठीक है, भाग 1 में जीएस, भाग 2 कंप्यूटर, भाग 3 उत्तर प्रदेश। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, टोटल 120 मिनट, आपको 2 घंटे मिलने वाले थे। इस वीडियो में आपको 3 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 2000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लेकर जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो चक्षु प्रकाशन की जो है ये बुक यूपी लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए जो है स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र ने नहीं किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करें, यहाँ पे कौन सी पत्रिका है जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा संपादन नहीं किया गया था? तो इसका देखिए बाला बोधनी है, जो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है इन्हीं किया है। लेकिन हंस पत्रिका जो है इनके द्वारा संपादन नहीं किया गया था। ये किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन बहुवचन आपको जरूर याद रखना है, खासकर जो अपवाद वाले शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द इसमें से देखा जाएगा तो ए पार्ट हो जाएगा। सहायता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा जैसे दूध हो गया, ये भी एक वचन में प्रयोग होता है। घी हो गया, दही हो गया, ठीक है, एक वचन में प्रयोग होने वाला है। घी एक वचन में प्रयोग होने वाला है। इसके अलावा आकाश हो गया, एक वचन प्रयोग होता है। जनता एक वचन में प्रयोग होता है। और बारिश, इसके अलावा पानी, ठीक है, पानी भी एक वचन में ही प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ठीक है, शिक्षक शब्द संज्ञा के प्रकारों में अगर हम जाएंगे तो संज्ञा के प्रकार में शिक्षक शब्द जो है जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का अगर आपको वाक्य मिलता है तो यानी कि ये कृतवाच्य के अंतर्गत आता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन से वाच्य के अंतर्गत आता है? यह कृतवाच्य का उदाहरण है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दोपहर के बाद का समय जो होता है इसको वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको हम एक शब्द में अपराह्न कहते हैं, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। ठीक है, पूर्वाह्न जो दिया गया है दोपहर के पहले का समय होता है। ठीक है, मध्याह्न की बात करेंगे तो जब दिन का दूसरा प्रहर, जब सूरज सिर पर आ जाता है तब तक रहता है, तो उसको हम कहते हैं मध्याह्न। चलिए कमल मोती पानी, ठीक है, 3 शब्द हैं। इसमें उत्पन्न होने वाला, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं ये बताना है।
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे किस शब्द का एक अनाकार्थी शब्द है ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये सभी अगर देखा जाए तो जलज, जलज अगर हम बात करें कमल मोती पानी में उत्पन्न वाला, ये सभी जलज के अनाकार्थी हैं। जलज जो जलज की बात करेंगे तो मतलब जलज का एक अर्थ कमल है, जलज का एक अर्थ क्या है मोती है, और जलज का एक अर्थ है पानी में उत्पन्न होने वाला। चलिए, वह आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम बताना। ठीक है, यहाँ पे वह आम के पेड़ है, अगर हम यहाँ पे वह शब्द की बात करेंगे तो ये किस प्रकार का सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे ये है, वो हो, ये और वह, ये 4 सर्वनाम है जो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बताने, ये जो लाइन लिखी हुई है किसके द्वारा लिखित है, प्रसिद्ध जो है कृत ये किसके द्वारा है। जाके राम प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताह कोटि बैर सम जद्दप परम स्नेही, ये बताना है किसके जो है शब्द है या किसके जो है कृति है। तो ये जो है तुलसीदास की है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। इन्होंने विनय पत्रिका में ये जो है लिखा हुआ है, तो आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहा है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, गरिमा, गरिमा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, गरिमा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी इसमें स्पर्श, लेख, दुख है सभी क्या है, पुल्लिंग है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं होता, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताना, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे देखिए व्यापार, व्यापार में उपसर्ग नहीं लगा, विरासत में वी लगा है। ठीक है, वी इसमें लगा है, वीर। ठीक है, और इसके बाद वी इसमें भी लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। चलिए, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल को इनकी कौन सी पुस्तक थी जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था, तो उसका नाम था अपूर्वा। इन्हें 1986 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था। यह एक काव्य संग्रह है। ठीक है, यह क्या है, काव्य संग्रह है। तो यहाँ पे इनके लिए दिया गया था, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, ये क्वेश्चन है बताना, इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो 15 नंबर आंसर पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, और इसमें 3 बोलियां आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, तो अवधी बोली है, बघेली बोली है, और छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम सेब खाता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे कर्म पर पड़ रहा है क्रिया का, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, यहाँ पे इस लोकोक्त का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे इस लोकोक्त का अर्थ हो जाएगा कि किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अवध शिला का उस घर पर था अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, में कौन सा छंद है। छंद बताना, यहाँ पे किस प्रकार के छंद में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये हो जाएगा ए पार्ट, बरवे। ये बरवे छंद के अंतर्गत आता है, यहाँ पे बरवे छंद प्रयोग किया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला जो है ये एक पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब कि गलत है। गलत शब्द की पहचान करना है। ज्योत्सना सही लिखा है, संतुष्ट भी, सूर्यपोड़ाखा भी सही लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पृष्ठभूमि कैसे लिखते हैं, पी और ये आधा ये सा के बाद ये ठा होता है, ना कि टा होता है। यहाँ पे टा लिखा है इसलिए गलत है, यहाँ पे ठा होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जम्बुल शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। जम्बुल क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, जामुन, ये जामुन का तत्सम है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध इसमें से क्वेश्चन और 22, तो वो हो जाएंगे सरहपा। क्या हो जाएंगे, सरहपा। ठीक है, 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किसने किया है, राहुल शंकरदयाल ने किया है। और सिद्ध साहित्य का आरंभ सिद्ध सरहप्पा से होता है, सरहप्पा के वो प्रथम सिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैंने आम खाया है, इस वाक्य इनमें से किसका उदाहरण। ठीक है,
मैंने आम खाया, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? तो ये आसन्न भूत काल का उदाहरण है। जो क्रिया मतलब अभी अभी तुरंत खत्म हुई हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या हो? इसको कर्मवाच्य बदलिए, कृतवाच्य में लिखा है इसको कर्मवाच्य क्या हो जाएगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। तो इसके लिए हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया, तो जो कि दिया गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? स्थितिवाचक अव्यय की बात करेंगे तो देखिए, स्थिति जहाँ स्थिति मतलब लिंग रूप वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो जिन शब्दों में, उन्हें अव्यय या अभिकारी कहते हैं। तो स्थितिवाचक अव्यय इसमें से अगर देखा जाए तो डी हो जाएगा बाहर। बाहर क्या है? बाहर, सामने, नीचे, भीतर इत्यादि जो है क्या है? स्थितिवाचक अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? और ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 26, वर्णों की संख्या कितनी टोटल? तो अभी वर्तमान में तो देखा जाएगा तो कितना है? 53 है। ठीक है, पहले 52 थी लेकिन अब बढ़कर 53 हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें एक शब्द है विशिष्ट व्यंजन के रूप में, इस शब्द को जोड़ा गया है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस शब्द को जोड़ा गया है तो ये 52 हो जाएगा। चलिए सॉरी 53 हो जाएगा। अगला प्रश्न, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। कृतिका का कृत्यका दिया गया है, यहाँ पे हमें बताना है एक नक्षत्र या फिर भयंकर कार्य, और उमक और उभक, उमक का वेग, उभक मतलब रीछ, पायस पायसा, पायस वर्षा, पायसा माने शत्रु, क्षमा और क्षमा, एक पहले वाले क्षमा का माफी, दूसरे वाले क्षमा का पृथ्वी। इसमें से गलत कौन है? तो गलत की अगर बात करेंगे तो वो है पायस वाला। पायस मतलब होता है खीर, यहाँ पे वर्षा दिया गया जो कि गलत हो जाएगा, और पायसा जो दिया गया इसका मतलब आसपास का स्थान होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया? शत्रु दिया गया, तो यह गलत हो जाएगा। तो सी पार्ट हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला शब्द जो है इसमें से लालिमा हो जाएगा, जो कि सी पार्ट दिया गया है। ठीक है, इमा प्रत्यय और लाल मूल शब्द है इसमें, तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म चुनिए, मतलब इसमें से गलत पहचान करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विलोम युग्म में तो दाता, दाता का विलोम यहाँ पे हो जाएगा दानी दिया गया, जो कि गलत है। दाता का विलोम होता है याचक, या फिर दाता का विलोम भिखारी हो जाता है, या फिर दाता का विलोम आप लिख सकते हैं ग्रहीता, ग्रहीता। तो इस प्रकार ये 3 हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है दानी लिखा जो कि गलत है। बाकी कुलटा का पतिव्रता, तारुण्य का वार्धक, चिरंतन का नश्वर सभी सही हैं, बस ए पार्ट में गलती है, तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण? इनमें से स्वर संधि, स्वर संधि की बात करेंगे तो देखिए नमस्कार जो दिया गया है, नमस्कार, नमस्कार को अगर हम चंद विच्छेद करें तो नमः प्लस कार बनता है, जो कि ये विसर्ग संधि हो जाता है। फिर है संयोग, संयोग की बात करेंगे तो सम प्लस योग बनेगा, सम प्लस योग, जो कि ये क्या हो जाएगा? ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। मनोहर जो दिया गया है तो मना प्लस हर बनता है, जो कि आपका विसर्ग संधि हो जाता है। पवन की बात करेंगे तो पो प्लस अन बनता है, जो कि ये अयाद स्वर संधि के अंतर्गत आता है, और मैं स्वर संधि बताना है तो यही हो जाएगा, अयाद स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रों में से, राष्ट्रों के समूह में से कौन से बिम्स्टेक के सदस्य हैं? अभी आपका जीएस का क्वेश्चन आ गया, इसमें से बिम्स्टेक के सदस्य कौन सा है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ये इतने क्या हैं? बिम्स्टेक के सदस्य समूह है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसका बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में, ठीक है, 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। आरंभ में केवल इसमें 4 सदस्य थे। 4 कौन कौन से थे? तो 4 में था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, यही 4 हुआ करते थे शुरुआत में। ठीक है, इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे जो है इनकी संख्या बढ़ी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश की राजधानी, तो यहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसे पहले बिस्ट ईसी जाना जाता था, बिस्ट ईसी के नाम से, क्योंकि 4 ही सहयोग संगठन थे, तो इसमें इसको पहले इसका नाम था बिस्ट ईसी। ठीक है, ये नाम हुआ करता था सर्वप्रथम।
और 1997 में म्यांमार शामिल होने के बाद इसका नाम जो है बिम्स्टेक हो गया। फिर बिम्स्टेक के 7 देशों में से 5 जो देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये दक्षिण एशिया से, और अन्य 2 जो देश है म्यांमार, थाईलैंड, ये दक्षिण पूर्व एशिया से। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? काशी को भारत का एथेंस कहने वाला वो फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो उसका नाम था टाइबेरियर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा। जीन टाइबेरियर था, जो 1689 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक ख्यात प्राप्त विदेशी यात्री में से एक था, और यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विचार करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, 4 गैस हो गई, और उसमें बताना वातावरण में उपयुक्त रूप से में किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा की अगर बात करते हैं तो अम्ल वर्षा किससे किससे होती है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, केवल 4। केवल 4 में क्या लिखा हुआ है? केवल 4 में लिखा है जो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 4। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित सामाजिक पारिस्थितिकीय आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, इसमें से हमें सही विकल्प का कालक्रम कब से कब हुआ, ये कब हुआ, इस तरीके से हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा 1 3 2। ठीक है, यानी सबसे पहले चिपको आंदोलन चला, फिर जंगल बचाओ आंदोलन चला, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, किसके संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे अगर देखें तो सी ऑप्शन सही है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और उसी में मौलिक कर्तव्य को जो है सूचीबद्ध किया था, भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो ये जो है आपका कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ के संविधान से इसको लिया गया था। और ये पूछा जाता है कि तो मौलिक कर्तव्य जो है किसके सिफारिश के, किसकी समिति की सिफारिश के द्वारा लिया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, जिसके अनुसार 42वां संविधान संशोधन हुआ 76 में, और भाग 4A में जो है शामिल किया गया, भाग 4A में जो है शामिल किया गया। चलिए, हो गया मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था इनमें से? ठीक है, कैबिनेट मिशन जब बना तो पैथिक लॉरेंस उसमें थे, AB अलेक्जेंडर था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, उसमें SB अलेक्जेंडर नहीं थे, AB अलेक्जेंडर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, AB मतलब एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे AB अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जो सम्मिलित नहीं था वो डी पार्ट में लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सही मेल नहीं है? धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रोपड़ पंजाब में है, भी सही है। कालीबंगन कर्नाटक दिया गया है, गलत हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगन क्या है? कर्नाटक दिया गया, बिल्कुल, क्योंकि कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और राखी घड़ी हरियाणा में, भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी पार्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गणित के लिए 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया? 2025 का एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले का नाम क्या है? तो 38 का नंबर हो जाएगा मसाकी कासाबीरा, मसाकी कासीबारा, मसाकी कासीबारा। 2025 का एबल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? बायोस्फीयर की संख्या की बात करेगा तो 18 लगा दीजिएगा। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? मित्र विभूषण जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा, श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो विद्युत उत्पादन के जो है सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। 8 कोर उद्योग की बात करेंगे तो भारांक के घटते क्रम में सबसे पहले नंबर पर आता है रिफाइनरी। ठीक है, रिफाइनरी के बाद इसमें आता है दूसरे नंबर पर बिजली उत्पादन, बिजली के बाद स्टील, स्टील के बाद कोयला, कोयला के बाद कच्चा तेल, कच्चा तेल के बाद प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर सबसे बाद में उर्वरक आता है। तो यहाँ पे इनमें से अगर देखा जाए सबसे अधिक महत्व विद्युत उत्पादन होगा।
इससे सबसे ज़्यादा महत्व रिफाइनरी को दिया था। अगर रिफाइनरी होता तो रिफाइनरी लगाते, ठीक है। रिफाइनरी नहीं है तो बिजली, और अगर बिजली ना हो तो स्टील को लगाएंगे, स्टील ना हो तो कोयला हो जाएगा, कोयला के बाद आता है कच्चा तेल, कच्चा तेल के बाद प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर उर्वरक आता है। चलिए, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास करेंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सी पार्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम क्रमशः किस पर आधारित होते हैं? दो बम हैं, दोनों क्रमशः किस पर आधारित होते हैं? 43 में। तो हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, यानी दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उससे अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और यूरेनियम बम जो है इसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। विखंडन मतलब दो एक जो नाभिक एक जो अणु है जो है दो अणुओं में टूट जाते हैं और इसमें भी अपार ऊर्जा निकलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है नाभिकीय संलयन है। सूरज में क्या हो रहा है? सूरज में नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल इसमें से कौन है? रबी, खरीफ, जायद, तीनों के फसलों को याद रखना आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए, रबी खरीफ की फसल में रागी और कपास ये दोनों क्या है? खरीफ की फसल है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, जैसे चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना। रबी की फसलों में गेहूं, ओट, ग्राम, ठीक है, मटर, जौ, आलू। जायद की फसलें तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी इत्यादि होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे दिवस दिया गया है, तारीख दिया गया है, मिलाना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करेंगे तो 29 जुलाई हो जाएगा। विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस ये हो जाता है 22 अप्रैल। तो इस प्रकार आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए उपयोग किया जाने वाला वर्तमान आधार वर्ष क्या है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 2011-12 अब रख दिया गया है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है पौधों को सहारा देते और भोजन स्टोर करते हैं या संग्रहित करता है? तो उस ऊतक का नाम बताना है। तो उसका नाम है पैरेंकाइमा ऊतक, ठीक है। क्या नाम है? पैरेंकाइमा ऊतक। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 14, ठीक है, क्या तहत 315 से लेकर 323 तक ये जो है राज्य लोक सेवा की शक्ति, सदस्य नियुक्ति, उनकी बर्खास्तगी की आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने, संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। लोकसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। 49 में अगर हम देखा जाए तो केवल एक सही है। राज्यसभा के बाद धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने की, कोई संशोधित करने की शक्ति नहीं होती। लोकसभा का विघटन नहीं होता, गलत है। लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं करती, यह भी गलत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 में हमें सुमेलित करना है जो कार्यक्रम है कुछ प्रारंभ किए गए थे, कब किया गया था बताना है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यहाँ पे हमें बताना कि ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी 2000 में, सन 2005 में, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत की गई है 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करेंगे तो 1999 में शुरुआत किया गया। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करेंगे तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। आंसर क्या है? 50 का बी पार्ट सही है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। 51 में 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बताना है कि प्रयागराज में क्या था सर्वाधिक। प्रयागराज में जनसंख्या सर्वाधिक, तो ए का 4 हो जाएगा। बहराइच में क्या था सर्वाधिक? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा रहा था। गाजियाबाद में जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है। जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये मिलान करने को हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी कुल लंबाई 340.8 किलोमीटर है। ये कुल 9 जिलों से होकर गुजरता है, बलिया से होकर गुजरता है। यहाँ पे बताना है क्या सही है। तो इसके लिए इसके परप्रेस में सिर्फ 2, पहला और दूसरा सही है।
तीसरा गलत है कथन, क्योंकि यह अगर हम बात करेंगे तो 9 जिलों से होकर गुजरते हुए 6 लेन वाला यह एक्सप्रेस वे है। 9 जिलों की बात करेंगे, ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, ना कि बलिया को, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें से अगर देखा जाए तो 1 सितंबर 2004 को शुरुआत किया गया। यहाँ पे किसी में नहीं लिखा है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लागू कब किया गया था? 2004 में। चलिए, आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र किस जिले में पड़ता है? उत्तर प्रदेश के। तो आंवला गैस पावर प्लांट इंडिया जो उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, ये बरेली में है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से नहीं है? राजकीय चिन्ह में इनमें से देखा जाए तो धनुष है, ठीक है, मछली भी है अगर यहाँ पे देखें तो, और तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है उसमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुमेलित करना है। निजामुद्दीन औलिया यहाँ पे जो है किस जिले से संबंधित है? अब यहाँ पे आपको बताना है इस तरीके से देख के, ठीक है, और सुमेलित करके यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है। तो ए का क्या हो जाएगा आंसर? ए का आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया जो थे ये बंदावी से संबंधित है। अमीर खुसरो की बात करेंगे तो पटियाली कासगंज से संबंधित है। अबुल फजल जो है आगरा से संबंधित है। महादेवी जो वर्मा जो है ये फर्रुखाबाद से संबंधित है। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट था बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना किया गया था, ए पार्ट हो जाएगा 1975 में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 1975, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल लखनऊ में स्थित नहीं है? रूमी दरवाजा बिल्कुल लखनऊ में, छोटा इमाम बाड़ा भी है। खुसरो बाग की बात करते हैं तो ये जो है कहाँ पर है? ये लखनऊ में नहीं है, ये अगर हम बात करेंगे तो ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, बाकी बेगम हजरत महल पार्क ये भी लखनऊ में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे जिन्होंने इसकी स्थापना किया था वाराणसी में, और गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश किस जिले में शायरा नृत्य आयोजित किया था? शायरा नृत्य की जब बात करेंगे तो आप लगाइएगा ललितपुर। ललितपुर में शायरा नृत्य मनाया जाता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, यूनेस्को ने कुंभ मेला को अपनी मानवता की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया था? कुंभ मेला को कब शामिल किया गया है सांस्कृतिक सूची में? 61 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 2017 में शामिल किया गया है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में सम्मिलित करना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला इसमें से हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा 3 पार्ट श्रावस्ती। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर लगा दीजिएगा। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये मिलान करने के लिए आ जाता है। 4 क्वेश्चन एक साथ, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, दुधवा लखीमपुर खीरी को, ठीक है, दुधवा लखीमपुर खीरी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी में, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो ये मिला था इसको 1977 में। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये उत्तर में इसके मोहना नदी बहती है, और दक्षिण में जो है सुहेली नदी बहती है। ठीक है, सुहेली नदी, तो इन दो नदियों के बीच में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जो 1958 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है स्थापित किया गया था। बाद में 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये दोनों याद रखें। यह उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है, जो 1973 में बंगाल टाइगर सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये पहला अधिवेशन जब बात करेगा अखिल भारतीय किसान सभा का, तो लखनऊ लगा दीजिएगा। 1936 डेट याद रखिएगा, ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, स्वामी सहजानंदी जो सरस्वती थे सभा के प्रमुख थे, और सचिव कौन थे? एनजी रंगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको आयुष विद्यालय वाराणसी में है क्या? तो आयुष विद्यालय गोरखपुर में है। राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय इनमें से, तो ध्यान लगा दीजिएगा। राजकीय होम्योपैथिक विद्यालय ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। ये पिछले वर्ष की तुलना में
9.8% ज़्यादा है। कुल प्राप्तियाँ इसमें से इतना हुआ, ठीक है, और कुल व्यय इतना हुआ। अब यहाँ पे बताना था कौन से कथन सही है, तो 66 में अगर देखेंगे तो तीनों कथन सही है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67, कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? तो उस एक्सप्रेसवे का नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, औरैया, इटावा जिले से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से बाघ अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया? तो सोहेलवा को जो किया जाएगा ये 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का 5वां होगा। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा जिलों में ये अभ्यारण्य फैला हुआ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसके पहले अमनगढ़ है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 3 अन्य हैं, और 5वें के रूप में अगर किया जाएगा तो वो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को किया जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेद विज्ञान केंद्र की बात करेंगे तो ये नैमिषारण यानी कि सीतापुर में, नैमिषारण में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, काकोरी कांड के बारे में संदर्भ में हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे क्रांतिकारी के नाम, यहाँ पे फांसी का स्थान दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दिया गया था? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको दिया गया था गोरखपुर में, ठीक है। अशफाक उल्ला खां को कहाँ फांसी दी गई? तो फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या में फांसी दिया गया था इन्हें, ठीक है। रोशन सिंह को कहाँ फांसी दिया गया था? तो नैनी, प्रयागराज, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। तो इस प्रकार आंसर क्या है यहाँ पे? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। ई गवर्नेंस के स्तंभ में शामिल है लोग, तकनीक, प्रक्रिया, संसाधन। क्या क्या शामिल है ई गवर्नेंस के स्तंभ में? ई गवर्नेंस के स्तंभ में अगर देखा जाए तो 86 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी शामिल है, ठीक है। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन, सभी शामिल है। चलिए, G2G, G2C और G2B आदि सभी क्या है? तो G2G, G2B और G2C अगर बात करेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू जो है कस्टमर, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। तो 87 का यहाँ पे डी ऑप्शन है। ये सभी ई शासन प्रक्रियाएं हैं जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर है? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि इस फंड ट्रांसफर की प्रणाली को आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2005 से हुई है। इसमें लेन देन की न्यूनतम सीमा नहीं है। इनमें से कौन सा सही है? नेफ्ट के बारे में, नेफ्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये सभी चीज़ें सही हैं। आंसर यहाँ पे बी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। एप्पल दिया गया, एप्पल का इसमें से बताना है सर्च इंजन क्या है, ठीक है। एप्पल का यहाँ पे हो जाएगा सीरी, और एलेक्सा की बात करेंगे तो अमेजन है, ठीक है। और चैट जीपीटी की बात करें तो ये किसका है? तो ओपन एआई का है। और जेमिनी जो है ये क्या है? गूगल का है। तो ये सभी इनका क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द को सर्वप्रथम किसने कहा? IoT जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसको सर्वप्रथम शब्द किसने कहा था ये बताना। 90 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ये कहा गया था केविन एस्टन के द्वारा। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 91, किसके द्वारा डेटा पैकेट्स को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाया जाता है? तो ये राउटर के द्वारा पहुंचाया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, राउटर। अगला प्रश्न देखते हैं। OSI आर्किटेक्चर में किस लेयर को OSI मॉडल का हृदय माना जाता है? देखिए, OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। इसमें घर से अगर देखा जाए तो जो OSI मॉडल का जो है हृदय माना जाता है उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो पहला कौन सा लेयर होता है? पहला होता है फिजिकल लेयर। पहला कौन सा होता है? फिजिकल लेयर होता है। इसके बाद दूसरा आता है डेटा लिंक लेयर, फिर आ जाता है आपका नेटवर्क लेयर, फिर आपका आ जाता है इसमें से ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं OSI मॉडल का क्या हार्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पर सेशन लेयर आता है। 6वें नंबर पर आ जाता है प्रेजेंटेशन। 6वें नंबर पर क्या आता है? प्रेजेंटेशन। फिर आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन के बाद जो है एप्लीकेशन लेयर, 7वें नंबर पर एप्लीकेशन लेयर। तो इस प्रकार ये 7 लेयर होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी इसको ऊपर से नीचे क्रम में पूछ लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन यहाँ पे देखा जाए बिंग सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन, डक डक गो भी सर्च इंजन। तो
आंसर डी ऑप्शन है। ये सभी जो है क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। चलिए, IPv6 में कितने बिट्स होता है? IPv6 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका 128 बिट का होता है। बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 128 बिट का आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा बिग डेटा के 5B में शामिल है? ठीक है, बिग डेटा के 5B में इसमें से कौन कौन से शामिल हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ये सभी शामिल हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वर्सिटी और वेराइटी और वैल्यू। ये सभी जो है क्या है, 5B ऑफ डेटा साइंस के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, MS एक्सेल में मोड फंक्शन का प्रतिफल क्या होता है? MS एक्सेल में मोड फंक्शन का प्रतिफल यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी पार्ट हो जाएगा। फंक्शन को दी गई संख्याओं के विभाजन के पश्चात जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, मोड फंक्शन कहते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करना है कौन कौन से होते हैं। तो यूज करंट डॉक्यूमेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये 3 जो होते हैं, ये क्या होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग के डॉक्यूमेंट्स में। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है। MS वर्ड 2016 के एक टेबल में नियत कॉलम्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है टोटल 63। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 63 होती है। अगला प्रश्न है, संख्या 00110110 एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बताना है। इसका एक कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 99 का। तो 99 का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, 1 का कॉम्प्लीमेंट सभी 0 को 1 में और सभी 1 को 0 में बदल कर प्राप्त करते हैं। जी ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना तो जहाँ पर 0 0 है वहाँ पे 1 1, जहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो आपका वो जो है कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, उस डिवाइस का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। उसको हम कहते हैं मोडेम। ठीक है, मोडेम होता है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे कि अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।